नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, तो सजने लगा महासमर का मंच। 2024 के चुनावी संग्राम की तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी कि किसका गठबंधन कौन हो रहा है, किसके साथ कौन जा रहा है। देखिए, लोकसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा को आप लोग निचला सदन भी कहते हैं। और आप देखते हैं इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 2019 में चुनाव हुए थे, अब 2024 में चुनाव होना है। अगर हम लोग बात करें पहली बार चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। और टोटल सीटें कितनी हैं इसमें? 543 हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, मतदाता बन चुके होंगे, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये सब आप देखते हैं कि बैठकें चलती रहेंगी। ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेना में बन सकती है हथियार खरीदने की संयुक्त व्यवस्था। कार्य संस्कृति की बेहतरी के लिए दूसरी सेना में हो सकता है तबादला। थिएटर कमांड की ओर से आप देखते हैं बढ़ रही है सरकार के अहम बदलाव पर विचार आप देखेंगे। सेना के स्कूल में बच्चों को योग्यता के आधार पर प्रवेश की भी बात हो रही है। और तीनों सेनाओं के समन्वय वाली थिएटर कमांड के गठन की ओर बढ़ रही है सरकार। अब बेहतर तालमेल बनाने की नीयत से हथियारों की खरीद के लिए संयुक्त व्यवस्था बनाने पर भी विचार हो रहा है। इतना ही नहीं, भविष्य में थल सेना के अधिकारी वायुसेना या नौसेना में कार्य करते भी दिखाई दे सकते हैं। इसके पीछे सेनाओं में बेहतर कार्य संस्कृति वाला माहौल बनाने का सोच है। और आप देखिए तीनों सेनाओं का उद्देश्य एक ही है। आप देखते हैं जल सेना, जल के द्वारा आप देखते हैं जो सुरक्षा है वहां सुरक्षा करना। वायुसेना का काम है ऊपर से आप देखते हैं कि कहीं बादलों से आप देखते हैं कहीं कोई हमला ना हो जाए। थल सेना का काम आप देखते हैं कि जो स्थल से कोई आता है तो उसके मुकाबला करना, वहां से सुरक्षा करना। पाकिस्तान में डकैतों ने रॉकेट लॉन्चर से किया मंदिर पर हमला। और सीमा हैदर की प्रेम कहानी का बदला लेने की धमकी कुछ दिन पहले दी थी। और हमले के समय बंद था बागड़ी समुदाय का यह मंदिर, किसी की नहीं हुई है मौत। 150 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को किया गया ध्वस्त। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था, हमसे ही अलग होकर बना है। अभी एक महिला आई हुई है, आपने देखा होगा, वो खुद है और 4 बच्चे हैं उसके। नेपाल के रास्ते भारत आई हुई है। किसी पबजी के द्वारा आप देखते हैं कि प्रेम प्रसंग हुआ। वो मुझे लगता है कि वो मायने नहीं रखता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि देश में आप देखते हैं कि कोई आ जाता है इलीगल तरीके से और वो रह रहा होता है, कई महीने तक रहता है और हमारी एजेंसियों को कुछ पता नहीं चलता है। बागी गुट के साथ पहली बार आप देखते हैं कि चाचा सरस से मिले अजीत अजीत ये आप लोगों ने देखा है कि एनसीपी में, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और उसी में आप देखते हैं कि फूस्ट हुई थी। और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो आप देखते हैं बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखें इसकी अंतर राज्यीय सीमा किससे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आप देखिए तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और यहाँ अब 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। एक नाथ संभाजी शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। और आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो वहीं सब चल रही हैं। एनटीसीए ने चीतों की मौत को बताया प्राकृतिक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा है कि सभी चीतों की मौत प्राकृतिक है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से
कि चीता विशेषज्ञों और चिकित्सकों से वह लगातार संपर्क में है और इसकी जांच कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, तो उसमें से 8 की मौत हो चुकी है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। जल्द दाखिल करें आयकर रिटर्न, नहीं बढ़ेगा समय सीमा। आप देखिए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा कह रहे हैं ये। और आप देखिए सरकार ने 80 रुपये में टमाटर बेचना शुरू किया। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी व पटना, मुजफ्फरनगर में कम मूल्य पर की बिक्री। आप देखिए टमाटर कितना महंगा हो चुका है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा। 45 साल बाद ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। आप देखते जो बाढ़ आई हुई है दिल्ली में। विम्बलडन के नए किंग बने हैं कार्लोस अलकराज। किसके? विम्बलडन के। इनका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? इनका नाम। विम्बलडन के अलकराज ने जोकोविच को मात देकर आप देखते हैं कि विम्बलडन 2023 का मुकाबला जीता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। ये 1877 से शुरू हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल व त्रिपुरा चुनाव में भी खर्च हुआ भर्ती घोटाले का काला धन। मामलों की जांच कर रही ईडी ने किया दावा, इससे संबंधित दस्तावेज में मिले। जो आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। और अगर ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईआईटी एनआईटी भी आएंगे उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में। समूचे उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की तैयारी हो रही। मानसून सत्र में आप लेके लाया जा सकता है इससे संबंधित विधेयक। और नए आयोग के दायरे में काम करेंगी 4 संस्थाएं। फिलहाल हैं 14 नियामक। कानून व चिकित्सा से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान को भी अलग रखा गया है। तो ये भी आप एक और बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए अगर हम लोग बात करें विधेयक की, तो जब तक राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव रहता है ना, तो उसे आप लोग क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं उससे विधेयक। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो बन जाता है कानून, आपका अधिनियम। ठीक है। ये राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही बातें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है उन्हीं पर बातें करते हैं हम लोग, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है खबरें। बाकी तो आप देखते हैं कि बहुत सारी छपी रहती हैं बिना मतलब की। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए गुजरात पहुंची अमेरिका की वित्त मंत्री ने कहा व्यापार समूह के लिए भारत अनिवार्य भागीदार है। जेनेट एलेन ने कहा है कि यात्रा का उपयोग संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए करूंगी और वित्तीय अपराधों से लड़ाई वैश्विक ढांचा मजबूत बने। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि G20 देश कानून लागू करने की क्षमता बढ़ाने में न्याय क्षेत्र की सहायता जारी रखेंगे। ये आप देखते हैं कि अभी हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं ना, तो उसी की बात हो रही। G20 के बारे में आप लोग बताइए, एक सामान्य जानकारी दीजिए। घोषणा पत्र पर सहमति बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार हो रहा है। यूक्रेन रूस विवाद का जिक्र किस तरह से हो और भाषा की वजह से घोषणा पत्र को लेकर फंसा हुआ है पेंच। अधिकांश देश शिखर बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी करने के पक्ष में है। ये आप देखते हैं कि यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ युद्ध चल रहा है इन दोनों में, यूक्रेन और रूस में। भारत मंगोलिया की सेनाएं आज से करेंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत मंगोलिया की सेनाएं सोमवार से उलान बटोर में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का शुभारंभ करेंगी। ये आप लोग को जरूर याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट 2023 किन के बीच हो रहा है? भारत और मंगोलिया के बीच हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य यही रहता है कि सेनाओं के बीच सार्थक सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रशिक्षण का आदान प्रदान करना, अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करना। और अब अभ्यास का प्राथमिक विषय संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित करना है। दोनों देशों के बीच संबंध भी सुधरेंगे। और आप लोगों को बता दूं, संयुक्त राष्ट्र की बात हुई तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए मंगोलिया ये भारत है, तो ये भी याद रखिएगा। ये संयुक्त अभ्यास का आप देखिए 15वां संस्करण है, ये भी याद रखिए।
अब ये भी आप लोगों को ये उलान बटोर में होना है, ठीक है। चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। ये आप देखें, चंद्रयान 3 विक्षेपण पर शुभकामनाओं के लिए अपनी भूटानी समकक्ष को दिया धन्यवाद। अभी आपने देखा है ना, लॉन्च हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। डेली हम लोग उसके बारे में बात किए हैं। भारत और फ्रांस के बीच का संबंध समय से परे है, मोदी साहब कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के ट्वीट पर पोस्ट किए 4 शॉर्ट वीडियो पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की प्रतिक्रिया। वीडियो के साथ अपने संदेश में मैक्रो ने लिखा, भारत के लोगों के प्रति विश्वास और दोस्ती, वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब इन दोनों देशों की यात्रा पर थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। बाल विवाह निषेध कानून पर केंद्र को मिला 6 सप्ताह का समय। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा करने को कहा और प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। आप लोगों को मालूम है, आज भी आप देखिए बाल विवाह होते हैं। और आप सोचिए आज़ादी के पहले क्या स्थिति रही थी। आप देखते हैं कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की, 10 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। अब तो आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई। औद्योगिक ट्रिब्यूनल में रिक्तियों के मुद्दे वाली याचिका पर सुनवाई आज। अल्पसंख्यकों को समान नागरिक संहिता से डरा रहे हैं कांग्रेस वाम दल, चंद्रशेखर कह रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री हमारे। ये समान नागरिक संहिता करने का मतलब सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। आजकल आप देखते हैं कि अभी भी क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है। कोई किसी की हत्या कर दे तो वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, उस पर एक समान कानून चलेगा। और लेकिन आप देखते हैं जो सिविल कानून होते हैं ना, जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, या आप देखिए संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद पे लेने की बात कर लीजिए, तो ये अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों और जातियों में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी एक करने की बात हो रही है। तमिल सरकार नीट का विरोध जारी रखेगी, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ये। और आप देखते हैं कि इसमें नीट छूट पर राज्य सरकार की याचिका के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है। ई ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूरा करने में तकनीक का रोड़ा चुनौती, इंटरनेट सेवा अभी तक आधी पंचायतों में नहीं शुरू हो सकी है। ग्राम पंचायत स्तर पर पैसे का लेन देन अब यूपीआई से ही किया जाए, ये भी आप देखिए अच्छी बात है। अक्टूबर से पंचायतों के लिए जेट पोर्टल से ही वस्तु सेवाओं की खरीद होगी अनिवार्य। इंटरनेट कनेक्टिविटी की धीमी गति जनवरी तक 80,000 पंचायतों तक पहुँच हो सकेगी। और जब पंचायतों में नहीं है तो आप देखिए स्कूलों में क्या हालत होगी। तो ये सब सुधार करने की बात है। ये सब राजनीति की खबरें हो रही हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर आप देखिए बीजेपी के साथ जा मिले, पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे। ये सब चलता रहेगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप शामिल, इसका उसमें जाना, सब होता रहेगा। देख लीजिए, आपराधिक मामलों के घेरे में देश भर के 44% विधायक हैं। आप लोगों को जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आती है ना, उसी में कहा जा रहा है। और आप लोग खुद सोच के देख लीजिए कि अगर आपके क्षेत्र का विधायक बड़ा सीधा साधा है, मतलब इंसान, कोई बड़ा सीधा साधा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव नहीं जीतेगा। आप देखिए अगर वो बाहुबली है, उसने डकैती डाली, हत्याएं की हैं, तो उसके चुनाव जीतने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो वही बात हो रही है। आपराधिक मामलों वाले विधायकों में शीर्ष राज्य आप देखेंगे केरल 70, बिहार 67, दिल्ली आप देखिए 63, महाराष्ट्र 62, तेलंगाना आप देखिए 61% की बात हो रही है, और तमिलनाडु 60%। और आप देखिए सबसे अधिक संपत्ति कर्नाटक और सबसे कम त्रिपुरा के विधायकों के पास है। और गंभीर आपराधिक मामलों वाले राज्य, गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायकों के प्रतिशत के आधार पर आप देखिए दिल्ली सबसे आगे है। गजब है माहौल हमारे नेताओं का। अब आप देखिए कोई कानून लाते हैं ना कि भ्रष्टाचार के या नेताओं के चुनाव ना लड़ने की, अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के, तो उसका ये नेता विरोध करते हैं, इसलिए वो कानून नहीं आ पाता है। ये हमारे होम मिनिस्टर शाह की मौजूदगी में नष्ट होगी 1.44 लाख किलो ड्रग्स, 1.44 लाख ड्रग्स। और नशा उन्मूलन का यह अभियान आगे भी सक्रिय रहेगा।
ये आप देखेंगे कि पकड़ी जाती है ना, तो उसी की बात हो रही है। पायलट की जरा सी चूक बन सकती है बड़े हादसे का कारण, ये हाईकोर्ट का रहा है। का एयरलाइंस के लिए चालक दल का रक्त मूत्र परीक्षण व्यवहारिक नहीं है। सांस में आप देखिए अल्कोहल पाए जाने पर निलंबित पायलट की याचिका खारिज कर गई है। डिजिटल तकनीक और बरसों लंबी सोच साधना से राम भक्ति को नया आयाम। श्री राम यात्रा पर आप देखिए पीएचडी की हुई है, पढ़ा करिएगा इन्हें भी। प्रवेश से पहले देखेगी राम जन्म भूमि मुक्त अभियान के महानायकों की प्रतिमाएं। आप देखते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। गीता प्रेस दूसरे देशों की भाषाओं में भी पुस्तकें प्रकाशित करेगा। अभी आप देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था ऐसे। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण दिसंबर से होगा, रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। और अब मिसाइल की रेंज आप देखते हैं कि 300 से 500 किलोमीटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रहे ब्रह्मोस 2.8 मैग या ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना अधिक तेजी से उड़ान उड़ान भरती है। कहा जाता है कि यह किसी भी एयर डिफेंस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, प्रणालियों में से है। ठीक है। ये व्यवस्थित विकास जरूरी है। 21वीं सदी के शहरों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के मामले में हम 17वीं और 18वीं सदी के शहरों से पीछे ही हैं। और शहरों के मास्टर प्लान में ही वर्षा के पानी का निस्तारण के लिए प्रावधान करना होगा। और शहरों के अनियोजित विकास से ने स्थिति को बहुत जटिल बना दिया है। आप देखते हैं कि हमारे देश में जब भी बरसात का मौसम आता है, शहरों का हाल आप लोगों को मालूम चल जाता है। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, हम भूल जाएंगे, उनका स्थायी समाधान हम लोग नहीं करते हैं। एक आप देखेंगे इसमें, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। अलग अलग संदर्भों में बचपन से सुनी यह कहावत इन दिनों खूब याद आई है। भारी बारिश में उत्तर भारत के कई शहर जलमग्न है। चल अचल और पर्यावरणीय संपत्तियों को हुए नुकसान के आकलन में समय लग सकता है, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने उत्तर भारत में 100 से ज्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है। आखिर हमारे शहरों की जल समाधि क्यों बनने लगी है? कुछ घंटे की बारिश में हमारी प्राणदायिनी नदियां उफनाकर जान लेने पर आमादा हो उठती हैं। जवाब बहुत सीधा सा है, आबादी बढ़ी तो लोग खाने कमाने शहर चले गए। इसके लिए उन्हें ठौर ठिकाने की भी जरूरत हुई। शासन प्रशासन की मिली भगत से ऐसी जगह बस्तियां बसनी शुरू हो गई जिन पर हमारे जल क्षेत्रों को स्वामित्व हुआ करता था। एक आकलन के अनुसार 2031 तक देश में आप देखिए शहरी आबादी 60 करोड़ होगी। और देश शहरीकरण के साथ उसकी बुनियादी सुविधाएं मसलन सीवरेज, ड्रेनेज, यातायात आदि विकसित नहीं हो पाए। अंग्रेजों के जमाने की संरचनाओं से काम चला रहे हैं, कुछ बने तो भी अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम में व्यतिक्रम पैदा कर दिया है, तो कुछ ही घंटों में कई महीनों की बारिश हो जा रही है। और फ्लैश फ्लड की स्थिति में शहरों की जल निकासी संरचनाओं को प्रभावी बनाने की दरकार है। और समय अब भी शेष है। प्रकृति चेता रही है, चेतना हमारा काम है। तो ये सब आप देखते रहिए। और आप देखते हैं कि हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ये 2932 मिलीमीटर है गोवा में औसत वार्षिक वर्षा। और 2401 मिलीमीटर है मुंबई की औसत वार्षिक वर्षा। 868 मिलीमीटर रहती है मुंबई में जुलाई में औसत वर्षा। अपनी हदें बता रही नदियां। अब आप देखिए उनका नदियों का काम है, लेकिन हमें अपने तरफ से व्यवस्था करनी होगी ना। प्रकृति के अनुरूप बनानी होगी विकास की राह। और आप देखिए एक बात और आप लोगों को याद होना चाहिए कि जहां इस तरह की बाढ़ आती है वहां लोगों को बसने ही नहीं देना चाहिए। उसका स्थायी समाधान आप जिस तरह से भी बांध बना करके नहीं, चाहे कुछ भी करें, करना चाहिए।
जलगांव मस्जिद में प्रवेश पर रोक, ट्रस्ट ने आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। कलेक्टर की गई शिकायतों के अनुसार मस्जिद का बाहरी हिस्सा देखने में मंदिर जैसा है। मजिस्ट्रेट के ट्रस्ट के अनुसार इस मामले पर औरंगाबाद खंडपीठ में आप देखिए 18 को सुनवाई। एक बात और बताऊं, कहते हैं हमारे इतिहासकार कहते हैं कि 3000 से ऐसे ज़्यादा मंदिर, ऐसे स्थान हैं जहां मंदिर मस्जिद के बीच या आप देखिए हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो धार्मिक स्थल कानून लाया गया था ना, इन्हीं को रोकने के लिए लाया गया था। और उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, किसी भी धर्म के स्थल तोड़े गए उन सबको भूलना होगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कानून को ही चुनौती दी गई है। अब ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा, एडिटोरियल वाला। और यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिलते हैं। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह फायदा पहुंचाते हैं। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर भी डाल देता हूँ। आज शाम के 6 बजे आपको एक छोटी सी क्लास भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग करेंगे ना तो वहाँ आपको बहुत मदद करेंगे। भारतीय संस्कृति की विराट शक्ति, तो आप देखेंगे कि संप्रति भारत राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बड़ी है और लेकिन यह कथित उदारवादियों की आंखों को चुभ रही है। वे सुनियोजित रणनीति के तहत भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करते रहते हैं। आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यकों को समान नागरिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं हैं, जबकि सच इसका उल्टा है। यहाँ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक की तुलना में ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन का भी अधिकार है। ऐसे अधिकार बहुसंख्यकों को नहीं है। लोक नियोजन के सभी अवसर अल्पसंख्यकों को उपलब्ध हैं। वे ग्राम पंचायतों से लेकर राष्ट्रपति तक चुने जाते हैं। बावजूद इसके कथित उदारवादी अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बहाने भारत पर हमलावर हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भी इस मुद्दे पर हाल में नकारात्मक टिप्पणी आई है। इस बीच विश्व मुस्लिम लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने बीते दिनों दिल्ली में भारत के ज्ञान एवं संविधान की प्रशंसा करती हुई उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुंदर उदाहरण बताया। अल ईसा ने कहा है कि शांति के संबंध में विश्व को भारत से सीखना चाहिए और उन्होंने भारत को अल्पसंख्यक उत्पीड़न का क्षेत्र बनाने वाले कथित उदारवादियों को आईना भी दिखाया। भारत में पंथ मजहब आधारित भेदभाव कभी नहीं है। भारत के मूल अभिजन आर्य हिंदू हैं। यहाँ विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जनसमूह आते रहते हैं और संस्कृति की और सभ्यता के अध्येता अनेक विद्वानों ने हिंदुओं द्वारा सबको गले लगाने और मिला लेने की क्षमता को अद्भुत बताया। यहाँ भारत से आए ईरानी, यूनानी, पार्थियन, बैक्टीरियन, हूर, तुर्क, यहूदी, पारसी भी घुल मिल गए। मुसलमान 7वीं शताब्दी में आए, उनका आना काफी लंबा समय तक जारी रहा। उन पर आप देखिए हिंदू जीवन रचना का प्रभाव भी पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने लिखा कि विदेशी मुसलमान तुर्क अपने पूर्वजों शकों आदि की तरह हिंदू धर्म के आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति के बस में हुए और उनमें तेजी से हिंदूपन घर कर गया। वे भारतीय संस्कृति के प्रभाव में भारत के अभिजन बन गए। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्मिथ द्वारा प्रयुक्त हिंदू धर्म और हिंदूपन शब्द का प्रयोग पर आपत्ति में कहा कि इन शब्दों के इस्तेमाल से एक खास मजहब का ख्याल आता है। नेहरू की दृष्टि में आप देखिए हिंदू मजहब है और उन पर उनका यह निष्कर्ष राजनीतिक होते हुए सत्य से परे है। वस्तुतः हिंदुत्व भारत के लोगों की जीवन शैली है, लेकिन नेहरू भारत के बाहर से आए लोगों के परस्पर मिल जाने की बात से इनकार नहीं करते हैं। मैक्स मूलर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे। इंग्लैंड की सरकार ने 1882 में सिविल सेवक अंग्रेज युवकों के प्रशिक्षण के दौरान भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें बुलाया था। उद्देश्य था कि नए सिविल अधिकारी भारत की आत्मा को उचित ढंग से समझ सके। मैक्स मूलर ने इंडिया व्हाट कैन टीच अस के माध्यम से संस्कृति, दर्शन आदि उत्कृष्ट मूल्यों के लिए भारत को विश्व में श्रेष्ठ बताया था। और कथित उदारवादी मैक्स मूलर के निष्कर्ष नहीं मानते हैं। वे भारत में सभी आस्थाओं का सहअस्तित्व भी नहीं मानते हैं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत भेद रहे हैं, अश्वेतों का उत्पीड़न भी रहा है, इस पर टिप्पणी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर लंबे अरसे से हिंदू उत्पीड़न का क्षेत्र रहा है। कश्मीर घाटी की हिंदू विहीन करने और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता है। इस पर आप देखते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कोई प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन कथित उदारवादी कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की गिरफ्तारी, उन पर कानूनी कार्रवाई को लेकर व्यथित रहते हैं। भारत की प्रतिष्ठा कथित उदारवादियों एवं अलगाववादियों
को हजम नहीं होती है। अलगाववादी इनका मुख्य एजेंडा है, लेकिन भारत को बदनाम कर कोई भी राजनीति संभव नहीं हो सकती है। भारतीयों को असहिष्णु और हिंसक बताकर भी कोई राजनीति नहीं की जा सकती है। भारत में विविधता के बावजूद एकता और एकता को तोड़ने का प्रयास समाज के प्रति अपराध है। यह सभी पंथिक आस्थाओं के प्रति सम्मान का स्वाभाविक परिवेश है और सबको अपने विचार के अनुसार पंथ मजहब के प्रति आस्तिकता और तत्व संबंधी उपासना के संवैधानिक अधिकार हैं। याद रहे कि राष्ट्र के जन्म, गठन और निर्माण का आधार मजहब नहीं होता है। पाकिस्तान का जन्म और गठन मजहब के आधार पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपने जन्म के 24 वर्ष बाद टूट गया। मजहब ही राज्य के गठन का आधार होता तो पाकिस्तान मजबूत राष्ट्र होता। अलगाववादी विचार को लेकर आप देखिए, जिन्ना भारत तोड़ने में कामयाब रहे, यह इतिहास का त्रासद अध्याय और विघटनकारी राजनीति का प्रतिफल है। आखिरकार अपने ही समाज की निंदा और आलोचना का मूल लक्ष्य क्या है? विभाजनकारी राजनीति और राष्ट्र तोड़क बयानबाजी का उद्देश्य क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल ईसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की है। उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीके और विभिन्न सांस्कृतिक अनुयायियों के मध्य समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने पर विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने उग्रवाद और नफरत के सभी पहलुओं का सामना करने के लिए सहमति भी जताई है। मानवीय मूल्यों को लेकर भारत का काम ऐतिहासिक रहा है। विश्व लोक मंगल प्राचीन काल से ही भारत का ध्येय रहा है और भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। अल ईसा ने ठीक ही कहा है कि शांति के लिए सारी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक संपदा विराट है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या शांति और विभिन्न विचारधाराओं के सह अस्तित्व के संबंध में लोग भारत से प्रेरित होंगे और सीखेंगे, और आप देखिए बेशक सीखेंगे, लेकिन इससे पहले भारत को छद्म सेकुलर और कथित उदारवादी भारतीय संस्कृति का सत्य स्वीकार करें। और भारत की प्रतिष्ठा का रथ चक्र तेज रफ्तार है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेखक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। बिखराव का सामना करती विपक्षी एकता। देखिए, गैर भाजपा दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश के बीच एकता के पैरोकार दल बिखराव से जूझ रहे हैं ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं बात हो रही है, जो आप देखते हैं महाराष्ट्र में हुई है। शरद पवार की ही पार्टी टूट गई है, आपने देखा है, तो वही अब साफ देख रहे हैं। चलिए, कई लोग तो कह रहे हैं कि शरद पवार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे खेल में। मोह से मुक्ति, या आप देखिए आसक्ति के प्रतिबिंब होते हैं और लोभ और मोह, इनसे आप देखिए मुक्ति को ग्रंथों और हमारे मनीषियों ने भी श्रेयस्कर बताया। चलिए, ये भी अच्छे कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए विपक्षी एका का भविष्य, जो विपक्ष पर बात हो रही है। मैं आप लोगों को एक बात एक लाइन में कहूँ कि देखिए बड़ी मुश्किल है विपक्षी एकता होना, क्योंकि सबके अपने अपने स्वाभाविक से कारण है, लालच भी है, सपने भी है। लेकिन अगर ये विपक्षी एकता किसी भी कारण से हो गई है तो आप देखिए सत्ता पक्ष को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को भी इस तरह का नुकसान पहले उठाना पड़ा। ये आप देखिए फरीदाबाद में बमिया गैंग के गुर्गों का पुलिस की सुरक्षा के बीच अस्पताल से फरार हो जाना अत्यंत गंभीर मामला है। ये आजकल आप देखिए गैंगस्टर तो कुछ भी कर ले रहे हैं, बैठ के जेल में इंटरव्यू भी दे लेते हैं। तो सब आप देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था सब समस्या बढ़ाता। दूषित पानी, हमारे शरीर के कुल वजन का 2/3 हिस्सा पानी है। पानी के जरिए शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पानी हमारे शरीर से अवांछित तथा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार हार्मोन बनाने के लिए दिमाग को पानी या तरल पदार्थ की जरूरत होती है और पाचन की क्रिया के लिए भी पानी जरूरी है। शरीर का तापमान पानी से ही तय होता है। शरीर की हड्डियों को जोड़ों के बीच जो चिकनाहट होती है वह पानी या तरल की वजह से ही होती है, और त्वचा को नमी भी तरल या पानी से ही मिलती है। इसलिए हमारे शरीर में पर्याप्त पानी या तरल पदार्थों का होना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से पानी पीकर शरीर के वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। पानी ना तो कम पीना चाहिए और ना ही ज़्यादा। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ पीने चाहिए, जिसमें पानी के अलावा दूध, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी शामिल हैं। वैसे हर व्यक्ति की पानी की जरूरत उसके शारीरिक व्यवस्था के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए सभी पर निश्चित मात्रा में पानी पीने का नियम लागू नहीं हो सकता है। प्यास लगने पर पानी पीना ही सबसे सही विकल्प है, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती है। यानी हमें शीतल पेय या अन्य पेय पदार्थ लेने के बजाय अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। पानी की कमी होने का मतलब शरीर जितनी मात्रा में आप देखिए पानी बाहर निकाल रहा है, उतनी मात्रा में तरल पदार्थ शरीर में नहीं पहुंच रहे हैं। और शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो आप देखिए रक्त में शुगर, नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स
का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में यह स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा कर सकता है। यह छोटे बच्चों बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा पानी भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। हर समय पानी पीते रहने से शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जो बहुत नुकसानदायक होती है। जिस तरह शरीर में पानी की मौजूदगी आप देखते हैं कि जरूरी, उसी तरह शरीर से उसका बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर से पानी बाहर नहीं निकलता तो बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में शरीर के कुछ हिस्से में सूजन आ सकती है, ऐसे जिसे एडिमा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि साफ पानी ही पिया जाए, क्योंकि दूषित पानी पीने से शरीर में विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर सकते हैं। अशुद्ध पानी कई प्रकार के संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से आप देखिए हर साल 34 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कितना? 34 लाख। WHO कह रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये छोटे छोटे कॉलम है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। चंद्रयान से हमें नया क्या मिलेगा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने 20 जुलाई 1969 से चंद्रमा पर उतरने का जो सिलसिला शुरू किया, आज सफल 6 अपोलो अभियान के साथ खत्म हुआ है। तब विश्व में चंद्रमा के बारे में कुछ और जानने की इच्छा नहीं बची थी, पर इस दिनों चंद्रहोड़ का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। यह प्रश्न फिर उठ रहा है कि क्या वाकई हम चांद से कुछ नया हासिल करेंगे? वहाँ की स्थिति क्या है आप देखेंगे, यही हासिल करना है। और कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे खनिज भी हैं, वहाँ की परिस्थिति भी देखेंगे और खनिजों का उपयोग भी हो सकता है अगर आप देखिए वहाँ रहा तो। कसौटी पर खरे उतरे भारतीय अंतरिक्ष मिशन। कुर्सी की महिमा खरी खरी तंजे कसा जाता है। बदलाव के रथ पर सवार भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, वहीं की बात हो रही है। साइबर ठगी से बचने के उपाय। बेहतर हो कि सरकार, बैंक और समाजसेवी संस्थाएं समय समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को डिजिटल लेनदेन की बारीकियां समझाए और बार बार समझाए, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत साइबर ठगी भी हो रही है। ध्यान रखा करिएगा, कोई कुछ भी मांगता है आपकी पर्सनल जानकारी मत दिया करिएगा, लालच देकर दे तब भी मत दिया करिएगा। 4-5 वर्षों में आप देखिए स्टार्टअप की संख्या में 10 गुना की वृद्धि हुई है। 10 में से 6 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ बढ़ा है। स्टील आयात में वियतनाम चीन की हिस्सेदारी बढ़ी। अप्रैल जून तिमाही में 28% घटा ऑटोमोबाइल निर्यात। भारत एन कैप सही दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टोयोटा ने आप देखते हैं उठाया। इंडोनेशिया के साथ भी स्थानीय मुद्रा में कारोबार संभव है। आसियान में इंडोनेशिया भारत का बड़ा आर्थिक साझेदार भी है। तो आप देखते हैं कि फिर डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अगर मुद्रा में आप अपनी मुद्रा में लेन देन होने लगे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बने पहली पसंद। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है, देख लीजिए। परियोजना के तहत बिहार के मधुबनी से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी ट्रेन। नेपाल के मंत्री विजलपुरा स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत ने सीमा की घटनाओं पर म्यांमार से जताई चिंता। त्रिस्तरीय राजमार्ग के लाभ गिनाकर उसे पूरा करने में सहयोग भी मांगा है। ये आप देखिए जयशंकर का थाईलैंड के साथ 18 अरब डॉलर का व्यापार की भी बात हो रही है। मेकांग क्षेत्र के देश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मेकांग नदी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में शांति और संपन्नता पूरे एशिया महाद्वीप ही नहीं विश्व को भी प्रभावित करती है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में कहा है। उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे कि मेकांग का निचला इलाका भारत के लिए आदिकाल से ही महत्वपूर्ण है। हमने नदी सभ्यता के समय से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य किया हो, आगे बढ़े हैं। इस क्षेत्र में शांति और संपन्नता के महत्व को समझते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया है और हम उस पर आप देखते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए म्यांमार अगर आप देखना चाहें तो ये है ना, देखिए आप लोग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम 4 राज्यों की सीमा हमारी म्यांमार से लगती है। पुतिन ने कहा घातक क्लस्टर बमों का पूरी क्षमता से देंगे जवाब। ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच युद्ध चल रहा है यूक्रेन और आप देखते हैं कि रूस के बीच। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान ने किया रक्षा अभ्यास, आप देखेंगे। ये भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ अमेरिका में बड़ा हिंदू फोबिया। प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों के लिए एक समूह ने अमेरिका सांसदों से अमेरिका में बढ़ते हिंदू फोबिया के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। देखिए यहां भी होने लगा। भारत और सिंगापुर के पास अपार संभावनाएं हैं, हमारे प्रधान साहब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। गांधीनगर में सिंगापुर भारत है हैकथॉन के तीसरे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा है कि ज्ञान, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में भारत को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस से हुई यात्रा के निकलेंगे ठोस परिणाम, पुरी साहब कह रहे हैं। विकास की प्रबल इच्छा के साथ भारत वैश्विक चमकता सितारा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर कैपिटल ग्रुप की एक रिपोर्ट को किया है साझा। रिपोर्ट में कई पहलुओं को सूचीबद्ध किया है जो अन्य बाजारों की तुलना में भारत को आकर्षक बनाता है। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। और विंबलडन के नए किंग कौन है? कार्लोस अलकराज। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जोकोविक को हराकर आप देखते हैं कि ये जीता है इन्होंने, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चौंतीस मैचों से विंबलडन में चल आ रहा है जोकोविच का विजय अभियान इस हार के साथ ही थम गया है और 12वां कैरियर खिताब अलकराज ने अपने नाम किया है। चलिए, दक्षिण क्षेत्र ने 14वीं बार जीता दिलीप ट्रॉफी का खिताब, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश से वनडे में पहली बार हारी भारतीय महिला टीम, आप देखें। मेजबान के नाम हुई ट्रॉफी, ये 1996 वनडे विश्व कप की बात हो रही है। अंतिम दिन लवप्रीत सिंह और पूर्णिमा ने जीते स्वर्ण। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंतिम दिन रविवार को लवप्रीत सिंह और पूर्णिमा पांडे ने भारत के लिए पदक जीते हैं। लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में मिली हार, आप देखेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। दीक्षा ने कटअप में जगह बनाई। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने आराम को टीम सीरीज गोल्फ के दूसरे दौर के दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए जगह बनाई। सदस्य इकाई पोर्टल का विस्तार करेगा हॉकी इंडिया। मैकल राय ने जीता एक स्कॉटिश ओपन का खिताब। पारुल ज्योति ने जीता दूसरा पदक। आभा को भी रजत। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। चलिए, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। यहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। 120 देशों से मिलकर रखी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नींव। 1998 में आज ही रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 120 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नींव रखी। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की शक्ति है। जहाज एसएस रामदास के डूब जाने से गई थी 700 लोगों की जान। 1947 में आज ही के दिन तकरीबन 800 यात्रियों से भरा भारतीय जहाज एसएस रामदास मुंबई के पास तूफान में फंसकर डूब गया था। इससे लगभग 700 यात्री सवार थे और दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहाज मुंबई से रैबास जा रहा था। इसे देश का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र वायुसेना अधिकारी थे निर्मलजीत। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 1943 में आज ही के दिन लुधियाना में हुआ था। बचपन में ही वायुसेना में जाने का फैसला किया। 1967 में वायुसेना में पायलट के रूप में कमीशन हुए और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान श्रीनगर एयरबेस की रक्षा में तैनात सेखों ने, आप देखिए, लड़ाकू विमान नेट से 4 सेवर जेट का मुकाबला किया और 2 को मार गिराया। इस दौरान वह खुद भी बलिदान हो गए थे। वर्ष 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। यह सम्मान पाने वाले पहले से इकलौते वायुसेना अधिकारी थे।
2 दशकों में बदल गया आधे से अधिक समुद्र का रंग, जलवायु परिवर्तन का असर। 2002 से 2022 तक सभी 7 महासागरों के रंगों का सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण करने की बात हो रही है। और उपग्रहों से ली गई चित्रों से साफ दिखाई देते हैं बदलाव की तस्वीर। और विज्ञानी बोले ये आश्चर्यजनक नहीं बल्कि भयावह है, ये भी कहा जा रहा है। प्राचीन माया सभ्यता के अवशेषों का होगा संरक्षण। ग्वाटेमाला की उत्तरी क्षेत्र में पेटेन में मिले प्राचीन माया सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों को मानव विज्ञान अनुसंधान और पर्यावरण अध्ययन का फाउंडेशन ने संरक्षण का काम नए सिरे से शुरू कर दिया है। यह अवशेष आप देखें ईसा पूर्व से 800 से 600 के बताए जाते हैं। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी, जो अपनी वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। इसका उदय 250 ईस्वी से शुरुआत हुई, जो लगभग 900 ईस्वी तक चला। पार्किंसंस रोग से बचाने में सहायक है व्यायाम। व्यायाम आप लोग योगा करते रहिए, हर हाल में करते रहिए। काशी मनु एक बार फिर बुआई और 3 साल तक होती रहेगी कटाई। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कलमी या करमुआ साग की नई किस्म की बीज जारी किया है। पोखरों और जलाशयों के किनारे पाए जाने वाला यह साग किसानों की आय बढ़ाएगा, सेहत भी सुधारेगा। महिलाओं ने खाया ज्वालामुखी पर पकाया गया पिज्जा, देख लीजिए, गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, मेरे लिए बता सकते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ हमेशा।